रिलीज्ड वेब सीरीज कॉल्ड फर्जी। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है, जहां हम ये देख पाते हैं कि बचपन में नानू से मिलने से पहले जब सनी अपनी माँ के साथ रहता था, वो उसका मनपसंद खाना यानी कि पुरन भात बनाकर उसे खिलाया करती थी, मगर कैंसर के चलते उनकी डेथ हो जाती है और सनी का वक्त अपने पिता के साथ ही गुजरता है। वो एक चोर थे और जगह जगह चोरी करते रहते थे। इसी वजह से जब भी पुलिस या फिर गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए आते तो वो हर जगह बस उनसे छिपते छिपाते फिरते रहते, कभी एक घर से दूसरे घर तो कभी दूसरे घर से तीसरे घर। भागने से पहले सनी के पास में सिर्फ 10 मिनटों का समय होता था, जिसके अंदर उसे अपनी जिंदगी में बसाया गया सामान फिर से शिफ्ट करना पड़ता था। उसके पिता हमेशा से ये कहते थे कि आज एक और गेम खेलना है, तो क्या तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो? और ऐसे ही एक दिन एक नए गेम की शुरुआत होती है, जहाँ पर ये दोनों ही गुंडों से अपनी जान बचाते हुए एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। सनी के पिता को पता था कि वो अपने बेटे की कभी रक्षा तो कर नहीं सकता, ऊपर से उसे खिला पिलाकर बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं बना सकता, इसलिए उसे यहीं छोड़ जाना ही उसके लिए एक बेटर ऑप्शन था। और एक 7 साल के बच्चे को ट्रेन में यूं ही सोता छोड़कर उसका पिता उस ट्रेन से निकल जाता है, मगर जल्दी भागने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो इतने समय से उसने अपने बैग में पैसे भर के रखे थे, वो पैसे भी उसके कोई काम नहीं आते और लोग उन पैसों को ले जाते हैं। ट्रेन में बैठा सनी अपने पिता के लिए रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे तो ये लग रहा था कि उसके पिता अब भी उसके साथ एक खेल खेल रहे हैं। बचपन से सनी को ड्राइंग करना पसंद था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर ड्राइंग बनाने लगता है, तो कुछ लोग आकर उसे पैसे दे जाते हैं। अब ऐसा कई दिनों तक चलता है, जब पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही सनी सो जाया करता था और वहीं पर ड्राइंग बनाया करता था। तभी एक दिन प्लेटफॉर्म पर उसकी मुलाकात फिरोज से होती है, जो कहता है कि तू अच्छा आर्टिस्ट है मगर पैसे पूरे नहीं कमाता है, काम कर, तू ड्राइंग बना, तेरे लिए पैसा मैं कमाऊंगा। और इसी के साथ अभी हर प्लेटफॉर्म पर जा जाकर अच्छी ड्राइंग बनाकर खूब पैसा बनाने लगते हैं। मगर तभी सनी को उसके नाना जी मिल जाते हैं और नाना जी उसे अपनी फैक्ट्री में ले आते हैं, जहाँ पर फिरोज का भी कोई नहीं था, तो इसीलिए वो उसे भी रख लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं कि एपिसोड 1 में जब मंसूर ने फिरोज पर गोली चलाई थी, तो वो उसे जान से मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसे डराने के लिए मारी थी, यानी कि फिरोज अब भी जिंदा था। जिसके बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पार्लियामेंट में आरबीआई ऑफिसर मेघा को, जिसने की एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था CT600, जो कि इस वक्त मार्केट में नकली नोट पकड़ने की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। मेघा का मानना था कि इस वक्त काउंटर फीटिंग यानी कि नकली नोटों का देश में आकर इकोनॉमी को हिला देना आम बात हो चुकी है। इस वजह से काफी सारे गैंगस्टर हथियार खरीद रहे हैं, काफी सारी इलीगल फर्म्स फूल फल रही हैं, इसलिए नकली नोटों का भारत में आना रोकना पड़ेगा, जिसमें CT600 पूरी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता था। मगर उस अकॉर्ड को पास करने वाले मिनिस्टर पवन गहलोत जी तो अपने मोबाइल में बैठकर गेम खेल रहे थे, उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं था। वो तो बस चाहते थे अपने इलेक्शन को ठीक तरीके से निकाल लेना, क्योंकि अगर CT600 वाली न्यू टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन करके पैसा लगाकर नोट काउंटिंग मशीन में लगाया गया तो इलेक्शन को जीतने के लिए पैसा कहां से आएगा। इसीलिए वो मेघा के इस प्रोजेक्ट को नकार देते हैं। और इस सीरीज में पवन गहलोत का एक फेमस डायलॉग भी है, थैंक यू नमस्ते जय हिंद। कोई भी कैसी भी बड़ी परेशानी लेकर आए, लेकिन गहलोत जी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ओनली थैंक यू नमस्ते जय हिंद। यहाँ माइकल का गहलोत जी से कहना था कि काउंटर फीटिंग देश में बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे एक टीम दे दो ताकि मैं उनके ऊपर एक घातक हमला करके सबका पत्ता साफ कर सकूं। बट अगेन गहलोत जी को तो सिर्फ अपने इलेक्शन से मतलब था, इसलिए उन्हें भी थैंक यू नमस्ते जय हिंद। फिरोज और सनी नकली नोट बना लेने के बाद में अनीस के घर पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि जरा चेक करके बता तुझे ये नोट कैसा लग रहा है, हमने इस नए नोट को बनाया है जो कि नकली है। तो अनीस अपने फादर को दिखाता है, जो कि एक वक्त पर इलीगल वेपन्स का काम किया करते थे। वो कहते हैं कि नोट तो बड़ा कड़क है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, हमेशा नकली को बनाने के बाद बेच देना और असली हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि अगर नकली के साथ पकड़े गए तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए नकली को इस्तेमाल मत करना, बना के बेचो और निकाल दो। ये बात सनी को भी समझ में आ जाती है और इसीलिए वो नकली नोटों को बनाकर फटाफट से काले का सफेद करना चाहते थे, यानी कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना चाहते थे, जिनमें मांझा भाई इनकी हेल्प करता है। वो इन दोनों की मुलाकात एक बिल्डर से करवाता है, जो कि इन्हें नकली नोटों का 2 करोड़ का ऑर्डर दे देता है। अगर इनकी डील को एक्सप्लेन करूँ तो ये था कि 500 के नोट के बदले 200 रुपए मिलेंगे, यानी अगर 2 करोड़ की डील है तो 80 लाख इन्हें मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है रात में, हम देख पाते हैं माइकल को, जो कि इस वक्त नशे की हालत में होता है। उसने पहले भी मंसूर दलाल को पकड़ने के चक्कर में अपने कई सारे बेस्ट ऑफिसर्स खो दिए थे और इस बार वो उसे पकड़ना ही चाहता था, इसीलिए
लिए वो नशे की हालत में सीधा पवन गहलोत को कॉल कर देता है और जब गहलोत उसका कॉल नहीं उठाता तो वो उसी की नंगी पिक्चर्स उसे ब्लैकमेल करने के लिए भेज देता है। गुस्से में आया गहलोत उसे गालियां दे डालता है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या गालियां देता है, खुद ही समझ जाओ यार। वेल, कंक्लूजन ये निकलता है कि गहलोत जी अब माइकल के लिए टीम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्रांति पत्रिका में यासिर चाचा को सनी और फिरोज के काले चिट्ठों का पता चल जाता है। वो उन दोनों को ही समझाते हैं कि जो तुम करने वाले हो वो इलीगल है, गलत है, पुलिस पकड़ लेगी, जान से मारे जाओगे। खैर तुम तो बाद में मारे जाओगे, नाना जी तुम्हें और मुझे पहले ही मार देंगे। लेकिन सनी उन्हें समझाता है कि हमारे सर पर एक तो वैसे भी मौत की तलवार लटक रही है, अगर क्रांति पत्रिका को बचाना है तो इससे लोन फ्री करना होगा और वो पैसा तभी आ सकता है जब आप हमारी मदद करेंगे तो, मगर उसके लिए हमें कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा क्योंकि जो पेपर इन नकली नोटों को बनाने में लगता है वो हमारे पास में नहीं और उसे खरीदने का पैसा भी नहीं है। तो आखिर पैसा लाएंगे तो कहाँ से? जहाँ पर यासिर उन्हें आइडिया देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसी वसूली भाई के पास जाओ, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। जहाँ ये दोनों मिलकर अगेन वसूली भाई के पास पहुंच जाते हैं। उनका बेटा कहता है कि क्या तुम पागल हो, मतलब तुम्हारे बाप के पुराने लोन को चुकाने के लिए तुम अलग से लोन ले रहे हो और कह रहे हो कि ये भी हम बाद में चुका देंगे, दिमाग विमाग सही जगह पे है या नहीं? लेकिन सनी इन दोनों को विश्वास दिलाता है। तो वसूली भाई कहता है कि इसका मैं मार्केट से 24% ज्यादा दूंगा, अगर मंजूर है तो हाँ बोल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेघा पर, जो कि इस वक्त अपनी माँ के बताए गए रिश्तों से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि धीरे धीरे मेघा की एज बढ़ती जा रही थी। वो करीब 30 साल की हो रही थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वेल, आप में से कितनी लड़कियां हैं जो अभी तक 30 क्रॉस कर गई हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर कोई बंदा होगा मेरी कमेंट सेक्शन में तो देख लेना, अगर सेटिंग हो जाए तो। खैर किसी का घर बसे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और कोई लड़का भी हो 30 साल का जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी अपना प्रपोजल डाल देना, कोई लड़की देख लेगी, पसंद आ जाए तो ठीक है, कमेंट कर देना, बोला नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। नाना जी को भूल जाने की आदत थी और एक बार तो वो इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, मगर अपने भूल जाने की आदत की वजह से इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर पवन गहलोत जी के पास में पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माइकल। पहले तो गहलोत उसको जो दबा के गालियां देता है और बोलता है कि पहले मेरी फोटोज डिलीट कर। माइकल कहता है कि सॉरी सर, मैं शायद पीपू आगे भेज दिया होगा, आई एम वेरी सॉरी सर, अब नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अप्रूवल दे दो ताकि मैं टीम वापस से बना के मंसूर को पकड़ सकूं। इसमें खाली फायदा मेरा ही नहीं है सर, आपका भी है। अगर इलेक्शन में आपकी बड़ी फोटो छपेगी, ये पता चलेगा कि देश के लिए अच्छा काम किया, काउंटर फीटिंग नोट्स को पकड़ लिया, तो आप तो सर पीएम बन जाओगे। जिस पर फाइनली गहलोत एग्री करता है और कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा मगर अभी नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ फिरोज और सनी जो पेपर चाहते थे जिससे कि नोट बनाया जा सके, उस माल का वॉल्यूम कम था, इन्हें और माल की जरूरत थी, इसीलिए वो हर जगह पर कॉल मिलाकर 45 GSM की पेपर की डिमांड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके थे कि जो भी इस टाइप का पेपर मांगे उसका रजिस्ट्रेशन, नेम, एड्रेस, टिन नंबर, GST नंबर सब कुछ चाहिए और अगर ये सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते तो फंस जाते हैं। इसी चक्कर में अनीस को कांटेक्ट करते हैं और अनीस चोरी का प्लान बनाता है उसी पेपर फैक्ट्री में। अब पर्सनली कहूँ तो मुझे ये चोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर एक जगह पे कैद कर देते हैं और वहाँ पे मैच चल रहा होता फैक्ट्री में। अब पर्सनली कहूँ तो मुझे ये चोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर जाते हैं। इसी चक्कर में अनीस को कांटेक्ट करते हैं और अनीस चोरी का प्लान बनाता है उसी पेपर फैक्ट्री में। अब पर्सनली कहूँ तो मुझे ये चोरी बहुत पसंद आई। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर एक जगह पे कैद कर देते हैं और वहाँ पे मैच चल रहा होता है तो उन्हीं को पूछते हैं कि कौन से बंदे ने कितने रन बनाए और गाली गलौज भी काफी होती है। वह एक मूवमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पर वो वॉचमैन भाग जाता है। इनको लगता है कि प्लान खत्म, अब चोरी नहीं होगी, लेकिन कैसे तैसे करके ये लोग अगेन सभी वॉचमैन को पकड़कर धो पीट कर पैक कर देते हैं और पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और सीधा 45 GSM के पेपर को निकालते हैं। मगर सनी चालाक था, वो जानता था कि अगर सिर्फ 45 GSM के पेपर चोरी होंगे तो ये लगेगा कि ये चोर स्पेसिफिक चोरी करने आए थे। ये चोरी एक असली चोरी लगनी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने 55 GSM, 70 GSM और 80 GSM के पेपर रोल्स को भी चुराया। जिसके बाद होती है नोटों की बारिश और ये कंसाइनमेंट पूरा हो जाता है और बिल्डर जिनका नाम है लकड़ा, हाँ लकड़ा सही सुना आपने, यही नाम है उसका, इसे पाकर वो उनके पूरे पैसे दे देता है और उन पैसों की मदद से ये लोग अपनी क्रांति पत्रिका को बचा लेते हैं। नाना जी पूछते हैं कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस काम से इनका भला हो रहा था तो आखिर सच कैसे ही बताते। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ चल रहा है नानू, मेरा एक कोई दूसरा क्लाइंट है, उसे मेरी आर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए उसने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया और मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। एडवांस था ये और पैसे बाद में भी आएंगे। अभी तो आपकी क्रांति पत्रिका बच गई ना, अब जाइए डायरेक्ट ऑनलाइन, क्या रखा है ये दर दर भटक कर अखबार बेचने में, और अब पैसा आ गया है तो पार्टी भी
जिंदगी होगी जहाँ पर सनी अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। नेहा ये सोच रही थी कि सनी के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड से बिल को पे करती है। मगर जाते जाते सनी अपने पैसों का रोब झाड़ने के लिए टिप में 500 का नोट रख देता है। वहीं थोड़ी देर बाद में उसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचती है मेघा, वो भी अपने माँ के बताए हुए एक नए लड़के के साथ में। नया लड़का जो कि एक डॉक्टर था, वो मेघा से और बातचीत बढ़ाना चाहता था, लेकिन मेघा को ये लगता था कि वो एक ऑफिसर, सामने वाला डॉक्टर, दोनों मिलकर के स्कॉलर्स पैदा करेंगे। उसे अपने टाइप का कोई चाहिए था मगर कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए वो इस डेट को जल्द से जल्द खत्म करके जाने लगती है। लेकिन तभी पेमेंट रीचेंज के वक्त उसके हाथ जो 500 का नोट लगता है वो वही नोट था जो कि थोड़ी देर पहले सनी ने बीइंग अ टिप रख दिया था। मेघा तो ऑलरेडी इन नोट्स को इंडिया में बैन करना चाहती थी, इसलिए वो इस करेंसी को लैब टेस्ट के लिए ले जाती है और उसे पता चलता है कि ये नोट तो सैंडविच नोट है, यानी कि सनी का भांडा फूटने वाला था। मेघा को ये पता चल चुका था कि कोई नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस में अच्छी आर्ट के साथ में बेहतरीन नोट्स को बना रहा है। उसे जितना जल्दी होगा पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश ब्लैक मनी की मार झेलेगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका 3rd एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जगह जगह चोरी करते रहते थे, इसी वजह से जब भी पुलिस या फिर गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए आते तो वो हर जगह बस उनसे छिपते छिपाते फिरते रहते। कभी एक घर से दूसरे घर तो कभी दूसरे घर से तीसरे घर। भागने से पहले सनी के पास में सिर्फ 10 मिनटों का समय होता था, जिसके अंदर उसे अपनी जिंदगी में बसाया गया सामान फिर से शिफ्ट करना पड़ता था। उसके पिता हमेशा से ये कहते थे कि आज एक और गेम खेलना है, तो क्या तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो? और ऐसे ही एक दिन एक नए गेम की शुरुआत होती है जहाँ पर ये दोनों ही गुंडों से अपनी जान बचाते हुए एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। सनी के पिता को पता था कि वो अपने बेटे की कभी रक्षा तो कर नहीं सकता, ऊपर से उसे खिला पिलाकर बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं बना सकता, इसलिए उसे यहीं छोड़ जाना ही उसके लिए एक बेटर ऑप्शन था। और एक 7 साल के बच्चे को ट्रेन में यूं ही सोता छोड़कर उसका पिता उस ट्रेन से निकल जाता है, मगर जल्दी भागने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो इतने समय से उसने अपने बैग में पैसे भर के रखे थे वो पैसे भी उसके कोई काम नहीं आते और लोग उन पैसों को ले जाते हैं। ट्रेन में बैठा सनी अपने पिता के लिए रोने लगता है, चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे तो ये लग रहा था कि उसके पिता अब भी उसके साथ एक खेल खेल रहे हैं। बचपन से सनी को ड्राइंग करना पसंद था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर ड्राइंग बनाने लगता है तो कुछ लोग आकर उसे पैसे दे जाते हैं। अब ऐसा कई दिनों तक चलता है जब पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही सनी सो जाया करता था और वहीं पर ड्राइंग बनाया करता था। तभी एक दिन प्लेटफॉर्म पर उसकी मुलाकात फिरोज से होती है, जो कहता है कि तू अच्छा आर्टिस्ट है मगर पैसे पूरे नहीं कमाता है, काम कर, तू ड्राइंग बना, तेरे लिए पैसा मैं कमाऊंगा। और इसी के साथ अभी हर प्लेटफॉर्म पर जा जाकर अच्छी ड्राइंग बनाकर खूब पैसा बनाने लगते हैं। मगर तभी सनी को उसके नाना जी मिल जाते हैं और नाना जी उसे अपनी फैक्ट्री में ले आते हैं जहाँ पर फिरोज का भी कोई नहीं था, तो इसीलिए वो उसे भी रख लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं कि एपिसोड 1 में जब मंसूर ने फिरोज पर गोली चलाई थी तो वो उसे जान से मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसे डराने के लिए मारी थी, यानी कि फिरोज अब भी जिंदा था। जिसके बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पार्लियामेंट में आरबीआई ऑफिसर मेघा को, जिसने की एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था CT600, जो कि इस वक्त मार्केट में नकली नोट पकड़ने की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। मेघा का मानना था कि इस वक्त काउंटर फीटिंग यानी कि नकली नोटों का देश में आकर इकोनॉमी को हिला देना आम बात हो चुकी है। इस वजह से काफी सारे गैंगस्टर हथियार खरीद रहे हैं, काफी सारी इलीगल फर्म्स फूल फल रही है, इसलिए नकली नोटों का भारत में आना रोकना पड़ेगा, जिसमें CT600 पूरी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता था। मगर उस अकॉर्ड को पास करने वाले मिनिस्टर पवन गहलोत जी तो अपने मोबाइल में बैठकर गेम खेल रहे थे, उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं था, वो तो बस चाहते थे अपने इलेक्शन को ठीक तरीके से निकाल लेना। क्योंकि अगर CT600 वाली न्यू टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन करके पैसा लगाकर नोट काउंटिंग मशीन में लगाया गया तो इलेक्शन को जीतने के लिए पैसा कहां से आएगा, इसीलिए वो मेघा के इस प्रोजेक्ट को नकार देते हैं। और इस सीरीज में पवन गहलोत का एक फेमस
डायलॉग भी है, थैंक यू नमस्ते जय हिंद। कोई भी कैसी भी बड़ी परेशानी लेकर आए, लेकिन गहलोत जी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ओनली थैंक यू नमस्ते जय हिंद। यहाँ माइकल का गहलोत जी से कहना था कि काउंटर फीटिंग देश में बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे एक टीम दे दो ताकि मैं उनके ऊपर एक घातक हमला करके सबका पत्ता साफ कर सकूं। बट अगेन गहलोत जी को तो सिर्फ अपने इलेक्शन से मतलब था, इसलिए उन्हें भी थैंक यू नमस्ते जय हिंद। फिरोज और सनी नकली नोट बना लेने के बाद में अनीस के घर पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि जरा चेक करके बता तुझे ये नोट कैसा लग रहा है। हमने इस नए नोट को बनाया है जो कि नकली है। तो अनीस अपने फादर को दिखाता है जो कि एक वक्त पर इलीगल वेपन्स का काम किया करते थे। वो कहते हैं कि नोट तो बड़ा कड़क है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, हमेशा नकली को बनाने के बाद बेच देना और असली हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि अगर नकली के साथ पकड़े गए तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए नकली को इस्तेमाल मत करना, बना के बेचो और निकाल दो। ये बात सनी को भी समझ में आ जाती है और इसीलिए वो नकली नोटों को बनाकर फटाफट से काले का सफेद करना चाहते थे, यानी कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना चाहते थे, जिनमें मांझा भाई इनकी हेल्प करता है। वो इन दोनों की मुलाकात एक बिल्डर से करवाता है जो कि इन्हें नकली नोटों का 2 करोड़ का ऑर्डर दे देता है। अगर इनकी डील को एक्सप्लेन करूं तो ये था कि 500 के नोट के बदले 200 रुपए मिलेंगे, यानी अगर 2 करोड़ की डील है तो 80 लाख इन्हें मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है रात में, हम देख पाते हैं माइकल को जो कि इस वक्त नशे की हालत में होता है। उसने पहले भी मंसूर दलाल को पकड़ने के चक्कर में अपने कई सारे बेस्ट ऑफिसर्स खो दिए थे और इस बार वो उसे पकड़ना ही चाहता था, इसीलिए वो नशे की हालत में सीधा पवन गहलोत को कॉल कर देता है और जब गहलोत उसका कॉल नहीं उठाता तो वो उसी की नंगी पिक्चर्स उसे ब्लैकमेल करने के लिए भेज देता है। गुस्से में आया गहलोत उसे गालियां दे डालता है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या गालियां देता है, खुद ही समझ जाओ यार। वेल कंक्लूजन ये निकलता है कि गहलोत जी अब माइकल के लिए टीम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्रांति पत्रिका में यासिर चाचा को सनी और फिरोज के काले चिट्ठों का पता चल जाता है। वो उन दोनों को ही समझाते हैं कि जो तुम करने वाले हो वो इलीगल है, गलत है, पुलिस पकड़ लेगी, जान से मारे जाओगे। खैर तुम तो बाद में मारे जाओगे, नाना जी तुम्हें और मुझे पहले ही मार देंगे। लेकिन सनी उन्हें समझाता है कि हमारे सर पर एक तो वैसे भी मौत की तलवार लटक रही है, अगर क्रांति पत्रिका को बचाना है तो इससे लोन फ्री करना होगा और वो पैसा तभी आ सकता है जब आप हमारी मदद करेंगे तो, मगर उसके लिए हमें कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि जो पेपर इन नकली नोटों को बनाने में लगता है वो हमारे पास में नहीं और उसे खरीदने का पैसा भी नहीं है। तो आखिर पैसा लाएंगे तो कहाँ से? जहाँ पर यासिर उन्हें आइडिया देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसी वसूली भाई के पास जाओ, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। जहाँ ये दोनों मिलकर अगेन वसूली भाई के पास पहुंच जाते हैं। उनका बेटा कहता है कि क्या तुम पागल हो, मतलब तुम्हारे बाप के पुराने लोन को चुकाने के लिए तुम अलग से लोन ले रहे हो और कह रहे हो कि ये भी हम बाद में चुका देंगे। दिमाग सही जगह पे है या नहीं? लेकिन सनी इन दोनों को विश्वास दिलाता है। तो वसूली भाई कहता है कि इसका मैं मार्केट से 24% ज्यादा दूंगा, अगर मंजूर है तो हाँ बोल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेघा पर, जो कि इस वक्त अपनी माँ के बताए गए रिश्तों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि धीरे धीरे मेघा की एज बढ़ती जा रही थी। वो करीब 30 साल की हो रही थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वेल आप में से कितनी लड़कियां हैं जो अभी तक 30 क्रॉस कर गई हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर कोई बंदा होगा मेरी कमेंट सेक्शन में तो देख लेना, अगर सेटिंग हो जाए तो। खैर किसी का घर बसे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और कोई लड़का भी हो 30 साल का जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी अपना प्रपोजल डाल देना, कोई लड़की देख लेगी, पसंद आ जाए तो ठीक है, कमेंट कर देना, बोला नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। नाना जी को भूल जाने की आदत थी और एक बार तो वो इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, मगर अपने भूल जाने की आदत की वजह से इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर पवन गहलोत जी के पास में पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माइकल। पहले तो गहलोत उसको जो दबा के गालियां देता है और बोलता है कि पहले मेरी फोटोज डिलीट कर। माइकल कहता है कि सॉरी सर, मैं शायद पीपू आके भेज दिया होगा, आई एम वेरी सॉरी सर, अब नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अप्रूवल दे दो ताकि मैं टीम वापस से बना के मंसूर को पकड़ सकूं। इसमें खाली फायदा मेरा ही नहीं है सर, आपका भी है। अगर इलेक्शन में आपकी बड़ी फोटो छपेगी, ये पता चलेगा कि देश के लिए अच्छा काम किया, काउंटर फीटिंग नोट्स को पकड़ लिया, तो आप तो सर पीएम बन जाओगे। जिस पर फाइनली गहलोत एग्री करता है और कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा मगर अभी नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ फिरोज और सनी जो पेपर चाहते थे जिससे कि नोट बनाया जा सके, उस माल का वॉल्यूम कम था, इन्हें और माल की जरूरत थी, इसीलिए वो हर जगह पर कॉल मिलाकर 45 GSM की पेपर की डिमांड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके थे कि जो भी इस टाइप का पेपर मांगे उसका रजिस्ट्रेशन, नेम, एड्रेस, टिन नंबर, GST नंबर सब कुछ चाहिए, और अगर ये सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते तो फंस जाते। इसी चक्कर में अनीस को कांटेक्ट करते हैं और अनीस चोरी का प्लान बनाता है उसी पेपर फैक्ट्री में। अब पर्सनली कहूँ तो मुझे ये चोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर एक जगह पे कैद कर देते हैं और वहाँ पे मैच चल रहा होता फैक्ट्री में। अब पर्सनली कहूँ तो मुझे ये
ये चोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर इसी चक्कर में अनीस को कांटेक्ट करते हैं और अनीस चोरी का प्लान बनाता है उसी पेपर फैक्ट्री में। अब पर्सनली कहूँ तो मुझे ये चोरी बहुत पसंद आई। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर एक जगह पे कैद कर देते हैं और वहाँ पे मैच चल रहा होता है तो उन्हीं को पूछते हैं कि कौन से बंदे ने कितने रन बनाए और गाली गलौज भी काफी होती है। वह एक मूवमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पर वो वॉचमैन भाग जाता है। इनको लगता है कि प्लान खत्म, अब चोरी नहीं होगी, लेकिन कैसे तैसे करके ये लोग अगेन सभी वॉचमैन को पकड़कर धो पीट कर पैक कर देते हैं और पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और सीधा 45 जीएसएम के पेपर को निकालते हैं। मगर सनी चालाक था, वो जानता था कि अगर सिर्फ 45 जीएसएम के पेपर चोरी होंगे तो ये लगेगा कि ये चोर स्पेसिफिक चोरी करने आए थे। ये चोरी एक असली चोरी लगनी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने 55 जीएसएम, 70 जीएसएम और 80 जीएसएम के पेपर रोल्स को भी चुराया। जिसके बाद होती है नोटों की बारिश और ये कंसाइनमेंट पूरा हो जाता है और बिल्डर जिनका नाम है लकड़ा, हाँ लकड़ा सही सुना आपने, यही नाम है उसका, इसे पाकर वो उनके पूरे पैसे दे देता है और उन पैसों की मदद से ये लोग अपनी क्रांति पत्रिका को बचा लेते हैं। नानाजी पूछते हैं कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस काम से इनका भला हो रहा था तो आखिर सच कैसे ही बताते। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ चल रहा है नानू, मेरा एक कोई दूसरा क्लाइंट है, उसे मेरी आर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए उसने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया और मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। एडवांस था ये और पैसे बाद में भी आएंगे। अभी तो आपकी क्रांति पत्रिका बच गई ना, अब जाइए डायरेक्ट ऑनलाइन, क्या रखा है ये दर दर भटक कर अखबार बेचने में, और अब पैसा आ गया है तो पार्टी भी होगी। जहाँ पर सनी अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। नेहा ये सोच रही थी कि सनी के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड से बिल को पे करती है। मंदाई ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर एक जगह पे कैद कर देते हैं और वहाँ पे मैच चल रहा होता है तो उन्हीं को पूछते हैं कि कौन से बंदे ने कितने रन बनाए और गाली गलौज भी काफी होती है। वह एक मूवमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पर वो वॉचमैन भाग जाता है। इनको लगता है कि प्लान खत्म, अब चोरी नहीं होगी, लेकिन कैसे तैसे करके ये लोग अगेन सभी वॉचमैन को पकड़कर धो पीट कर पैक कर देते हैं और पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और सीधा 45 जीएसएम के पेपर को निकालते हैं। मगर सनी चालाक था, वो जानता था कि अगर सिर्फ 45 जीएसएम के पेपर चोरी होंगे तो ये लगेगा कि ये चोर स्पेसिफिक चोरी करने आए थे। ये चोरी एक असली चोरी लगनी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने 55 जीएसएम, 70 जीएसएम और 80 जीएसएम के पेपर रोल्स को भी चुराया। जिसके बाद होती है नोटों की बारिश और ये कंसाइनमेंट पूरा हो जाता है और बिल्डर जिनका नाम है लकड़ा, हाँ लकड़ा सही सुना आपने, यही नाम है उसका, इसे पाकर वो उनके पूरे पैसे दे देता है और उन पैसों की मदद से ये लोग अपनी क्रांति पत्रिका को बचा लेते हैं। नानाजी पूछते हैं कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस काम से इनका भला हो रहा था तो आखिर सच कैसे ही बताते। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ चल रहा है नानू, मेरा एक कोई दूसरा क्लाइंट है, उसे मेरी आर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए उसने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया और मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। एडवांस था ये और पैसे बाद में भी आएंगे। अभी तो आपकी क्रांति पत्रिका बच गई ना, अब जाइए डायरेक्ट ऑनलाइन, क्या रखा है ये दर दर भटक कर अखबार बेचने में, और अब पैसा आ गया है तो पार्टी भी होगी। जहाँ पर सनी अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। नेहा ये सोच रही थी कि सनी के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड से बिल को पे करती है। बट यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका 3rd एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर एक जगह पे कैद कर देते हैं और वहाँ पे मैच चल रहा होता है तो उन्हीं को पूछते हैं कि कौन से बंदे ने कितने रन बनाए और गाली गलौज भी काफी होती है। वह एक मूवमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पर वो वॉचमैन भाग जाता है। इनको लगता है कि प्लान खत्म, अब चोरी नहीं होगी, लेकिन कैसे तैसे करके ये लोग अगेन सभी वॉचमैन को पकड़कर धो पीट कर पैक कर देते हैं और पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और सीधा 45 जीएसएम के पेपर को निकालते हैं। मगर सनी चालाक था, वो जानता था कि अगर सिर्फ 45 जीएसएम के पेपर चोरी होंगे तो ये लगेगा कि ये चोर स्पेसिफिक चोरी करने आए थे। ये चोरी एक असली चोरी लगनी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने 55 जीएसएम, 70 जीएसएम और 80 जीएसएम के पेपर रोल्स को भी चुराया। जिसके बाद होती है नोटों की बारिश और ये कंसाइनमेंट पूरा हो जाता है और बिल्डर जिनका नाम है लकड़ा, हाँ लकड़ा सही सुना आपने, यही नाम है उसका, इसे पाकर वो उनके पूरे पैसे दे देता है और उन पैसों की मदद से ये लोग अपनी क्रांति पत्रिका को बचा लेते हैं। नानाजी पूछते हैं कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे,
लेकिन जिस काम से इनका भला हो रहा था तो वो आखिर सच कैसे ही बताते। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ चल रहा है नानू, मेरा एक कोई दूसरा क्लाइंट है, उसे मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए उसने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया और मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। एडवांस था ये और पैसे बाद में भी आएंगे। अभी तो आपकी क्रांति पत्रिका बच गई ना, अब जाइए डायरेक्ट ऑनलाइन। क्या रखा है ये दर दर भटक कर अखबार बेचने में। और अब पैसा आ गया है तो पार्टी भी होगी, जहाँ पर सनी अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। नेहा ये सोच रही थी कि सनी के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड से बिल को पे करती है, बट यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका 3rd एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।